अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक लेक्चर कवर कर रहे हैं जिसमें दो टॉपिक्स हैं, उनको हम एक साथ स्टडी करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला टॉपिक जो है वो है हाइड्रेशन का और दूसरा है हाइड्रोलिसिस का। तो स्टार्ट करते हैं समझने से कि हाइड्रेशन क्या है। देखो, हम जानते हैं वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है ना। उसमें चीज़ें डिजॉल्व होती हैं, वो सॉल्वेंट है, ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल होता है, और कोई मटेरियल जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं वो उसमें डिजॉल्व होता है। और ये जब डिजॉल्व होता है तो वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखिए, जो पानी का नेचर है वो है पोलर। पानी दो पोल्स में डिवाइड होता है, यानी कि H2O जो है बेसिकली वो होता है H और OH, यानी कि H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। या आप ऐसा कर लें कि अगर दो हाइड्रोजन है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव के तौर पे काम करेगा। तो क्या करता है वो आयनिक कंपाउंड्स को जो है वो डिसॉल्व करता है अपनी एक बड़ी अहम खसूसियत की वजह से, उसे कहते हैं हाइड्रेशन, ठीक है ना। तो हाइड्रेशन ऑफ देयर आयंस की वजह से ही वो आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करता है, और उसी बात को हमें समझना है कि बेसिकली हाइड्रेशन से क्या मुराद है। तो देखिए, ये आपके सामने एक वाटर का मॉलिक्यूल है, जिसे मैंने आपको बताया कि दो पॉजिटिव हो गए और एक नेगेटिव हो गया, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव। हाइड्रोजन के डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े हुए होते हैं, जो कि बहुत वीक बॉन्ड होता है, ब्रेक हो सकता है, यानी कि ब्रेक हो सकता है डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो सकते हैं। अब होता क्या है कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड जिसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, ठीक है। आयनिक कंपाउंड तो जाहिर सी बात है, उसमें एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा, उसमें वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और फिर ये जो आयन्स हैं उनको वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। इस तरह से सराउंड करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों आयन हैं उनको इर्द गिर्द आ जाएंगे। जो वाटर का पॉजिटिव साइड होगा वो नेगेटिव आयन के करीब आएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स है ना उसे घेर लेते हैं चारों तरफ से, और पानी के मॉलिक्यूल्स का उसी सब्सटेंस को घेरना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को घेरना, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रेशन। ये होता है ड्यू टू देयर हाइड्रेशन, ठीक है। हाइड्रेशन बेसिकली एक खुसूसियत है, और इस खुसूसियत में क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं उसे वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से घेर लेते हैं, और इसी घेरने को हाइड्रेशन कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखो जरा, ये आ रहा है हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल, जैसे ही आए तो उन्होंने NaCl में से क्या करा, पॉजिटिव आयन को अलग कर दिया और नेगेटिव आयन को अलग कर दिया। अगर आप रिएक्शन देखोगे तो क्लियरली आपको रिएक्शन नजर आ जाएगा, NaCl और साथ में आ जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। ग्रीन से Na पॉजिटिव शो कर रहे हैं और पर्पल से क्लोरीन, और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल नजर आएंगे ये वाटर के। तो देख लो किस तरीके से इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव को घेर के रखा हुआ है। ये गए, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स, और इन्होंने क्या करा, सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को सराउंड कर लिया और क्लोरीन को सराउंड कर लिया, और इस तरीके से सराउंड किया कि जब आप नोट करोगे तो जो पॉजिटिव है जिसको हम कह रहे हैं ये आ गया Na, ठीक है, पॉजिटिव आ गया Na, ये भी आ गया Na, ये आ गया Cl, ये आ गया Cl। अब आप नोट करो कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने कैसे घेरा हुआ है। पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव ने किया हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ये आ गया, देख लो, सारे के सारे जो नेगेटिव की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव की तरफ है, और जो पॉजिटिव है उनकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है। ये देख लो इस तरफ है, और ये आ गया पॉजिटिव इस तरफ। तो इस तरीके से घेर लेते हैं। यहाँ पे भी देखो ऐसी है, पॉजिटिव की तरफ वाटर का नेगेटिव साइड आ रहा है और दूसरा नेगेटिव की तरफ जो है वाटर का पॉजिटिव साइड जा रहा है। तो इस तरीके से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को, उस चीज को हाइड्रेशन कहा जाता है। डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, इसका आप जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर हाइड्रेशन के अंदर एक बड़ी अहम टर्म आती है, वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इससे क्या मुराद है, तो देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्ट सोल्यूशन है। हमने क्या करा कि हमने एक सॉल्ट को पानी में मिक्स करा, सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया, और अब उस सॉल्ट सोल्यूशन को मैं हीट दे रहा हूं, यानी कि मैं उसे हीट कर रहा हूं। तो हीट करने के नतीजे में होगा क्या कि जो पानी है वो एवोपरेट होगा। पानी एवोपरेट हो रहा है, और आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो चीज बच रही है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली सॉल्ट है। वाटर एवोपरेट हो गया और हमने सॉल्ट को जो है वो देखा कि वो यहाँ पर इस चाइना डिश के अंदर या जो भी कंटेनर है जिसमें आप करा रहे थे प्रोसेस, उसमें बच जाएगा। तो होना तो ये चाहिए कि वाटर के वेपर जो है वो सारे के सारे निकल जाएं, लेकिन होता ये है कि जब भी हम इस तरीके से हीट करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो बच जाते हैं
उस सॉल्ट के अंदर, ठीक है ना, उस सॉल्ट के अंदर बच जाते हैं। तो जो क्रिस्टल सॉल्ट्स हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसे हम कहते हैं हाइड्रेट्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से क्या मुराद है? एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पानी के इन वन फॉर्मूला ऑफ अ यूनिट सॉल्ट, यूनिट सॉल्ट में के फॉर्मूले के अंदर कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर रह जाता है, उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और क्रिस्टल सॉल्ट प्लस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? बेसिकली हम उन्हें हाइड्रेट्स कहते हैं। और इसी के लिए जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसके लिए दो अलग भी नाम है, एक है क्रिस्टलाइजेशन वाटर और दूसरा नाम है वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहा जाए, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहा जाए, बेसिकली एक ही बात है। जैसे मिसाल के तौर पे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, अब ये तो कॉपर सल्फेट है लेकिन इसके साथ साथ 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के हमेशा रह जाते हैं, तो ये क्या बनाता है? ये हमारे पास बनाता है एक हाइड्रेट। ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे हाइड्रेट। इसी वजह से इनका क्या नाम है? इनका नाम है कॉपर सल्फेट का पेंटाहाइड्रेट। और सिर्फ ये जो पेंटाहाइड्रेट नजर आ रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस अमाउंट ऑफ वाटर को कह रहे हैं जो कॉपर सल्फेट के साथ बच रहा है। अगला अगर देखें तो वॉशिंग सोडा की मिसाल है जहां पर 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर के अवेलेबल हैं हर वॉशिंग सोडा के साथ, तो ये पूरा हाइड्रेट बन गया, हाइड्रेट ऑफ वॉशिंग सोडा। और इसी तरीके से जिप्सम में भी आप देख सकते हो CaSO4 के साथ 2H2O बच जाता है, तो ये हाइड्रेट हो गया जिप्सम का। और जो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो 2H2O है। ठीक है जी, ये हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किस पर डिपेंड करती है हाइड्रेशन? तो हाइड्रेशन याद रखिए 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द आयन, चार्ज जितना ज्यादा होगा उसको उतना ही ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा घेरेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स, और जितना वाटर के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे उतनी ज्यादा होगी हाइड्रेशन। और दूसरी अहम बात यह है कि उस आयन का साइज कितना है। जितना साइज ज्यादा होगा, ठीक है, उतना क्या होगा? देखो साइज ज्यादा, फॉर एग्जांपल इतना साइज है और इसके अंदर 3 चार्जेस हैं, और एक इतना साइज है और इसमें 3 चार्जेस हैं, तो आप देख सकते हो ना 3 चार्जेस यानी कि सेम चार्जेस होने पर अगर आप देख रहे हो कि एरिया ज्यादा हो रहा है, तो जितना साइज कम होगा उतना हाइड्रेशन की खुसूसियत ज्यादा होगी, और जितना फैला हुआ होगा उतना जो हाइड्रेशन की सलाहियत है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। अगर मैं रिलेट करूं किस किस को? चार्ज को एरिया के साथ। तो चार्ज को अगर एरिया के साथ वैसे भी अगर हम डील करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या मुराद है चार्ज डेंसिटी से? एक ऐसा आयन जिसमें हाई चार्ज हो, ज्यादा चार्ज हो और स्मॉल साइज हो उसका, तो उसे हम बोलेंगे इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। जैसे कि मैंने मिसाल दी ना आपको कि कम एरिया है और चार्ज ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। जैसे मास डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसका मतलब होता है मॉलिक्यूल्स कितने करीब करीब हैं। और चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज कितने करीब करीब है। चार्जेस जितने करीब होंगे चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम को देखिए आप, +3 आयन है ये, और आप देख सकते हो कि इसका साइज जो है उसके लिहाज से इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इसका साइज कम है और चार्ज इसके ऊपर ज्यादा आ रहा है, 3 पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं। जबकि अगर आप देखिए आयोडीन की, तो आयोडीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इसका साइज कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे देख लो आप 3 पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, साइज कम है, यहाँ पर -1 चार्ज आ रहा है और जो साइज है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि जो है वो जितना ज्यादा आप याद रखें चार्ज करीब करीब होंगे उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना ही हाइड्रेशन की सलाहियत भी ज्यादा होगी। ठीक है जी, एक आखिरी बात इस टॉपिक में जो आपको मालूम होनी चाहिए वो है एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट क्या है? एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को हमने रिमूव कर दिया है। अगर सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को हमने रिमूव कर दिया तो जो बचा उसे कहते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। वही है, मतलब हाइड्रो, उसमें वाटर नहीं है तो बिना वाटर का सॉल्ट जो है वो एनहाइड्रस सॉल्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हम हीट करते हैं तो नतीजे में प्रोड्यूस करता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। जैसे कि इसमें देखो आप नजर आएगा इक्वेशन में, मैं आपको लिख के बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास आ गया यहाँ पर कॉपर सल्फेट और साथ में आ गया पेंटाहाइड्रेट, इसको हम हीट देते हैं तो नतीजे में क्या होता है? नतीजे में ये ब्रेक डाउन होता है इसका, और ब्रेक डाउन होके कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है और कॉपर सल्फेट के अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। अब क्योंकि इसमें से बिल्कुल निकल गया है
तो ये तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट था, ये क्या हो गया, ये हो गया कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस सॉल्ट, ठीक है ना, ये एनहाइड्रस बन गया है क्योंकि उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स मुकम्मल तौर पे रिमूव हो गए हैं। अच्छा जी, तो दूसरा जो टॉपिक आज के लेक्चर के अंदर डील करना था वो था हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रो का मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक होना, स्प्लिट होना। हाइड्रो का जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है फॉर वाटर। लिसिस का मतलब जो है वो आमतौर पे हम लोग यूज करते हैं, वो हम करते हैं फॉर ब्रेकिंग। लेकिन मुकम्मल डेफिनेशन क्या है हाइड्रोलिसिस की? एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कैटाइंस या एनाइंस यानी कि नेगेटिव आइंस या पॉजिटिव आइंस या दोनों विद वाटर, ठीक है, क्या रिएक्ट करेंगे, कैटाइंस पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और उसमें वाटर की पीएच बदल जाएगी। वाटर की जो पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, वो चेंज हो जाएगी और उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। मतलब पीएच बढ़ भी सकती है, पीएच कम भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है। अगर पीएच बढ़ गई तो बेसिक हो जाएगा, पीएच कम हो गई तो एसिडिक हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विद वाटर, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है अगर पानी के साथ और फिर उसकी पीएच चेंज हो जाए, पानी की जो पीएच है वो बदल जाए, वो या तो एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए, तो उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो 3 केसेस निकल के आ सकते हैं आपके सामने ना हाइड्रोलिसिस से। पहली मिसाल में अगर एक अमोनियम क्लोराइड को हम ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, तो जो रिएक्शन होगा वो इस किस्म का होता है। अमोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, ये आ गया अमोनियम क्लोराइड, वाटर के साथ रिएक्ट हुआ और उसने बनाया हमारे पास HCl और NH4OH। अब इस रिएक्शन के अंदर एक अहम बात यह हुई कि जब रिएक्शन खत्म हुआ तो एक HCl बना जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक एसिड है और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4H बना जो कि क्या बना, ये है वीक बेस, ये एक बेस है और वीक है। तो इस रीजन की वजह से हम ये कहेंगे कि जो सोल्यूशन का पीएच है वो एसिडिक की तरफ चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा था, तो जाहिर सी बात है एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो जीतेगा कौन? स्ट्रॉन्ग की जीत होगी। इस वजह से नतीजे में जो इसका नेचर बनेगा वो कौन सा होगा? एसिडिक नेचर। दूसरी मिसाल में ये भी हो सकता है कि रिएक्शन हो, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब होता है वाटर के साथ, तो ये वाला रिएक्शन होता है जो मैं बता रहा हूं, ये आ गया Na2CO3 2H2O, साथ में NaOH बना और H2CO3 बना। अब इस रिएक्शन के अंदर जो बेस बनी है वो स्ट्रॉन्ग बनी है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और उसके लिहाज से अगर हम कार्बोनिक एसिड की बात करें तो ये वीक एसिड है। इस मर्तबा एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, किसने जीतना है? जीतना है बेस ने। इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये सोल्यूशन किस तरफ जा रहा है? ये बेसिक नेचर की तरफ जा रहा है। हाइड्रोलिसिस हुआ है, इधर पीएच चेंज हुई है, तो इट मींस हाइड्रोलिसिस हुआ है, वाटर ब्रेक हो रहा है। इस रिएक्शन में भी ये वाटर ही तो ब्रेक हो रहा है, वाटर का H अलग जा रहा है, OH अलग जा रहा है, ब्रेक हो गया। OH कहाँ चला गया? OH चला गया इसके साथ, और H कहाँ चला गया? H चला गया कार्बोनेट के साथ। और अगर आप पिछले वाले रिएक्शन को भी देखोगे अगर, तो पिछले वाले रिएक्शन में भी आपको यही असर नजर आएगा। ये चला गया पॉजिटिव, चला गया किस तरफ? ये चला गया क्लोरीन की तरफ, नेगेटिव चला गया NH4 के साथ। ठीक है जी, तो ब्रेकिंग तो हो रही है ना वाटर की इस सूरत में। लेकिन तीसरा एक असर और भी तो हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि NaCl को अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हम ऐड करते हैं NaCl को पानी में तो पीएच चेंज ही नहीं होती। जब पीएच चेंज नहीं होती तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा। तो बहुत ही आसान सी बात है, हाइड्रोलिसिस ये है किसी सब्सटेंस को हम पानी के साथ रिएक्ट कराएं और नतीजे में उसकी पीएच बदल जाए, या तो एसिडिक हो जाए या तो बेसिक हो जाए। तो इस सूरत में हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। और NaCl के केस में ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है भाई, तो ये 2 बातें हैं जो आपने समझनी है। हाइड्रेशन के तमाम टर्म्स को समझना है, हाइड्रोलिसिस समझना है। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।